दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में, और कैसे हम कैटेगराइज करें कि स्वास्थ्य और अस्वस्थ्य में। दोस्तों, अगर हम स्वास्थ्य का जो शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है, उसकी अगर हम परिभाषा देखें, उसको हम अगर तोड़ के देखें, तो स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित होना। अब स्व में स्थित होने का मतलब ये है कि जब आप एट ईज हो जाते हो, जब आप अपने को जानना शुरू कर देते हो, जब आप अपनी इनर कॉन्शियस में डूब जाते हो, अवेयर हो जाते हो, तो आप एक स्टेट ऑफ हेल्थ कह लो या एक स्टेट ऑफ माइंड कह लो, उसको अटेन करते हो। इसका नाम स्वस्थ है। स्वस्थ का जो परिभाषा भी अगर हम आयुर्वेद में देखें, तो वो इसमें शरीर, मन और जो है भाव से भी अपने आप को स्वस्थ फील करना है, रोग रहित महसूस करना है। रोग जो है, अगर हम उसकी परिभाषा देखें, अगर रोग का हम उसकी डेफिनेशन देखें, तो रोग जो किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर दे, उसमें राग लेके आ जाए, उसको विचलित कर दे, तो स्वस्थ जो है वो स्टार्ट जो होता है वो मानसिक लेवल, हमारे आत्मिक लेवल पर स्टार्ट होता है। फिर उसकी जब ब्रांचेस जब नीचे को आती हैं, तो उसका प्रादुर्भाव, उसका जो असर है वो बॉडी में देखने को मिलता है। वैसा ही अगर हम चिकित्सा के व्यू ऑफ पॉइंट से भी देखें, तो बॉडी को हम पहले ट्रीट करते हैं, लेकिन वो एक सुपरफिशियल पार्ट है, वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो एक जो है वो सिर्फ ऊपर से विजिबल फॉर्म जो दिखने वाला है वो हेल्थ है। बॉडी तक डिजीज फैलने से पहले माइंड में वो डिजीज बन चुकी होती है। वो विचारों के माध्यम से पहले ही हमारे मन को ग्रसित कर चुकी होती है। दोष, जैसे कि हमने पहले भी फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 में देखा है कि दोष जो है वो सबसे पहले विचार के लेवल से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो डिस्टरबेंस आती है, अगर हम डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट देखें, तो सबसे पहले जो डिजीज अगर स्टार्ट होती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो थॉट के लेवल से डिजाज स्टार्ट होती है। थॉट जो है वो आप में क्या करता है? थॉट, जब किसी भी चीज का हम थॉट लेते हैं, चाहे वो किसी को किसी चीज को अटेन करने का हो, या हमारा थॉट अग्रेसिव हो, या हमारा थॉट डिप्रेसिव हो, तो वो थॉट हमारे अंदर एक विचलितता, एक टाइप का एक रिपल फॉर्म करता है। जैसे एक पौंड है, पौंड अगर पूरा पानी से भरा हुआ है तो बिल्कुल शांत है, तो हम अगर उसमें एक पत्थर फेंके तो एक रिपल्स बनती है। तो थॉट फर्स्ट फॉर्म है डिजीज बनाने का। थॉट क्या करता है? डिस्टरबेंस करता है, डिस्टरबेंस करता है जो कि एक बैलेंस बना है रज और तम का। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि सत्व जो है वो दोनों का बैलेंस फॉर्म है, रज और तम का। मीन्स जब रज और तम दोनों बैलेंस हो जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए, तो एक इक्विलिब्रियम बनता है जिसको बोलते हैं सत्व। तो थॉट
जब हमारे माइंड में आता है, हमारी कोई भी ज्ञान इंद्रियां या चक्षु इंद्रियां जिसके द्वारा से वो हमें दिखता है, जब भी हम उनसे लिखते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहला जो रिपल फॉर्म होता है, सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब होता है, वो जो इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब होता है, वो होता है रज और तम का। मीन्स सबसे पहला जो दोषिक इम्बैलेंस होता है किसी भी डिजीज फॉर्म में, वो मानसिक दोषों में होता है। सपोज करो आप आराम से बैठे हैं, कोई आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई आपको कोई चीज़ आपको एजिटेट नहीं कर रही, कोई आपके सामने ऐसी इंसिडेंट हो जाता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, प्री उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, एकदम से कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि एक वाइब जो है, जो एक जो पूरा माहौल है, वो हमारी चक्षुंद्रियां ग्रहण कर लेती है, हमारी विजन उसको ग्रहण कर लेती है। आइस से जब वो ग्रहण होता है तो वो प्रोसेस्ड होता है वो हमारे माइंड में। अब माइंड में जब प्रोसेस होता है तो यहां तक पेशेंट या कोई भी व्यक्ति उसको रोक सकता है। अभी वो अंदर गया है, अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ है, हम चाहें तो उसे बिल्कुल भी अपने अंदर उसका कोई भी रिपल फॉर्म होने से बचा सकते हैं। जैसे कि ये सिर्फ ये कैसा है, ये ऐसा है कि आपके सामने कोई मिथ्या आहार या कोई ऐसी चीज पड़ी है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अभी आपने देखी, आपके मन में वो लालसा उठी कि मैं इसको खाऊं, लेकिन जब आपके मन में वो लालसा उठी तो चीजें थोड़ी थोड़ी होना स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा रिपल फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक आपने वो ग्रहण नहीं की है। जब आपने ग्रहण कर ली, जब वो प्रोसेस होगी माइंड में, तब उसके बाद उसके इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये इफेक्ट्स, सबसे पहला जो इफेक्ट्स आता है वो जो बैलेंस, जो इसको हम क्योंकि तीन दोष जो है, हम त्रिदोषिक बैलेंस जो कहते हैं, वो माइंड के लेवल का भी है, सत्व रजस तमस। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस, जो थॉट जो हमारी वासना से ग्रसित है, जो चाहे हम वो देखना चाहते हैं या कोई हम चीज पाना चाहते हैं, तो जो जैसे ही वो थॉट हमारे माइंड में आता है, वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर देता है रज और तम का। अब जब वो डिस्टर्ब होता है तो फ्यूचर ऑफ द डिजीज, डिजीज कैसी बनेगी फ्यूचर में, वो डिपेंड करता है कि तम आपका बड़ा है कि रज बड़ा है। सो उसके डिस्टरबेंस से क्या होता है, डिस्टरबेंस इन मानसिक दोषा। अब इसके बाद क्या होगा, जब डिस्टरबेंस मानसिक दोषा में हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारी जज करने की शक्ति है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, कहाँ पे हमें ब्रेक लगानी है, कहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, जो जजमेंट की पावर है वो लॉस्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप पागल हो जाओगे, एक सुपरफिशियल या एक सबकॉन्शियस लेवल पे, एक मिनिएचर फॉर्म में आपकी जजमेंटल पावर लॉस हो जाती है। अब इसको अगर हम आयुर्वेद की भाषा से देखें तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट का नाश होना। मीन्स धी धृति स्मृति विभ्रष्ट मीन्स कि आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो आपका आपके प्रीवियस हिस्ट्री है, आपके कुछ मेमोरीज हैं जो आपको ये अंदेशा देती हैं कि पिछले मेरे टाइम में मैंने अगर ऐसी गलती की तो मेरे साथ ये हुआ था, वो वो खत्म हो जाता है, धी खत्म हो जाती है, धृति इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, स्मृति जो है वो भी आपका खत्म हो जाती है कि आपकी जो कोई भी
पास्ट की जो मेमोरीज हैं, जो आपको सबक मिला था वो आपका लॉस्ट हो जाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रज्ञाप्रात की अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो मैं जजमेंटल पावर लॉस्ट का जो मैं कह रहा हूँ, ये प्रज्ञाप्रात की एक अवस्था बनती है। सो प्रज्ञाप्रात जब होता है तो उसके बाद मिथ्या आहार विहार अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है। मिथ्या आहार एंड विहार, तब डिजीज का जो प्रोपोगेशन है वो विजिबल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो कौन सी चीज उसके लिए सही है, कौन सी चीज उसके लिए गलत है। उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खत्म हो जाता है। फिर ना तो वो अपनी डाइजेशन को देख पाता कि कब उसको खाना खाना है, कब नहीं खाना है, कितना लेना है, ना वो मात्रा का ध्यान कर पाता है, ना वो इनकम्पैटिबल फूड का ध्यान कर पाता है। सो ये टोटल ओवरऑल जो जो एक सिनेरियो बनता है वो बनता है फिजिकल फॉर्म ऑफ डिजीज में। अब ये फिजिकल फॉर्म जब डिजीज बनती है तो हम वैद्यों को लगता है कि यार नहीं, ये पेशेंट गलत खाना खा रहा है, मिथ्या आहार विहार कर रहा है, तो हम इसको रोके, यहाँ पे इसको हम जबरदस्ती में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वहां से स्टार्ट नहीं होती, बात उससे पहले पीछे कहीं चल रही होती है। अब इतनी सारी लंबी हिस्ट्री होने के बाद आप कहो कि अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें या कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो साधु हो, चाहे वो अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता हो, या कोई फिटनेस फ्रीक हो जिसकी अग्नि बड़ी अच्छी हो, जैसे कि हमने इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि जैसे कि सदगुरु को अभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, या कुछ बड़े सारे ऐसे प्रीचर्स होते हैं जो कि हेल्थ पे बड़ा बोलते हैं, और उनका बॉडी देखने में भी ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल त्रिदोषिक बैलेंस स्टेट में है, इनको तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि यार ये तो, इनको भी स्ट्रोक हो गया, इनको भी हार्ट अटैक हो गया, इनको भी कैंसर हो गया, ये भी ग्रसित हो गए रोग से। तो क्या कारण बनता है? फिर एक वैद्य के माइंड में ये आता है कि यार आयुर्वेद तो फिर क्या है, अगर हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं और अप्लाई भी हो रहा है, स्टिल डिजीज कैच हो रही है, डिजीज बन रही है, तो फिर क्या मतलब, कोई कमी है क्या? एक अल्टीमेट स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी गई आयुर्वेद में, तो स्वास्थ्य की परिभाषा उन्होंने जो एक पूरी स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी, उसमें भाव के लेवल तक की लिखी। अल्टीमेट रिजल्ट उसका जो है भाव के लेवल का है। और इसमें जो शाश्वत चीज है, इसमें जो शाश्वत है, जो कि जब आप अटेन कर लो स्वास्थ्य में, तो क्योंकि इसमें पहले क्या आता है, शरीर, उसके बाद मन, फिर सेंस ऑफ वेलबींग, मीन्स कि भाव तक भी। पहले तो शरीर आपका स्वस्थ है, फिर मन स्वस्थ है, फिर भाव तक। भाव का मतलब मन के भी परे। भाव का मतलब ये है कि अब आपके माइंड में तो जो रिपल्स बन रहे थे, माइंड में जो मानसिक दोष में तो इम्बैलेंस हो रहा था, अब वहां से भी बैलेंस होके अब आपके भाव या आपके आत्मा के लेवल तक आ गया, जहां पे आपको कोई भी चीज जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इवन कि अगर बॉडी भी आपकी बीमार होती है विद एनी मीन, तो भी आपके भाव में अस्थिरता नहीं आती। तो जो स्वास्थ्य की असली परिभाषा है वो भाव तक, आत्मिक लेवल तक की है। क्योंकि शरीर जो है ये नाशवान है, शरीर जो है, जो चीज जब बनती है वो डिस्ट्रॉय होती है। सो शरीर पंच धातुओं से बना हुआ है। हर एक चीज की ब्रह्मांड में एक्सपायरी डेट है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो कोई प्लेनेट है, कोई एस्ट्रॉइड है। हर एक चीज बनी है, वो एक ग्रोथ में, फेजेस में वो ग्रो करती है, उसके बाद फेजेस में ही वो डाउन आती है। सो इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े एनलाइटेड पर्सन हुए, बड़े एनलाइटेड पर्सन हुए, जैसे महावीर,
महावीर हुए, बुद्ध हुए, जिड्डू कृष्णामूर्ति हुए। तो बुद्ध को पेचस पेचस से उनकी पॉइजनिंग से डेथ हुई। महावीर थे, उनको पेचस से उनकी डेथ हुई। स्वामी परमहंसानंद, उनको सीए थ्रॉट हुआ। जिड्डू कृष्णामूर्ति को, उनको भी सीए थ्रॉट हुआ। ऐसे बहुत सारे एनलाइटन पर्सन थे जो स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद बोलता है उसको अटेन कर चुके थे। भाव के लेवल तक भी वो बैलेंस हो चुके थे। क्योंकि जब पर्सन एनलाइटन होता है तो वो उसको कोई भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकती। रिपल्स कहीं भी फॉर्म नहीं हो सकते, ना तो शारीरिक लेवल पे, ना मानसिक लेवल पे, ना भाव के लेवल पे। भाव एक लास्ट परत है रिपल फॉर्म की। वो उस लेवल तक भी जब रिपल फॉर्म नहीं होता, तब स्वस्थ की परिभाषा, तब व्यक्ति को कहा जाता है कि वो स्वयं में स्थित हो गया। स्वस्थ है स्वयं में स्थित होना, कि अब जो ब्रांचेस थी वो रूट में आ गई। अब वो जो सोर्स था वो सोर्स अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब उसको बाहर जो है उसका जो शाखाएं थी वो कट गई, जिसको आप धार्मिक वर्ड भी यूज कर सकते हो, अनलाइटनमेंट यूज कर सकते हो, परमात्मा को पाना यूज कर सकते हो, समाधि यूज कर सकते हो। समाधि इज अनदर सिनोनियम ऑफ स्वस्थ। ये अगर मैं आपको सही से कहूँ तो समाधि ही स्वस्थ की सही परिभाषा है। सो इसलिए जो ये लोग स्वस्थ का प्रीच करते हैं, आई डोंट नो मैं कितना वो अपने आप में वो स्वस्थ में लीन हुए हैं, क्या कितना वो भाव में स्थिर है। लेकिन जो लोग अच्छे पूरी तरह से एनलाइटन हुए, उन्होंने बॉडी के बारे में बात करना छोड़ दिया। क्योंकि जो चीज नाशवान है, जो कि डिस्ट्रॉयबल है, उसके बारे में अगर आप प्रीच करते हो तो, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, आपकी बॉडी ने एक दिन डिकम्पोज होना है। तो जब आप उसकी जो चीज नाशवान है उसके बारे में प्रीच करते हो तो आप सभी के सामने गलत साबित होते हो, अस्तित्व आपको रॉन्ग प्रूव करता है। लेकिन आप अगर शाश्वत को प्रीच करते हो, शाश्वत को बताते हो, तो आप अप्रिशिएट किए जाते हो, क्योंकि सत्य वही है। हम कहते हैं ना आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद जो है स्वस्थ की परिभाषा को भाव तक लेके जाता है, समाधि तक लेके जाता है, मोक्ष तक लेके जाता है। इसलिए आयुर्वेद शाश्वत। आयुर्वेद शाश्वत इसलिए नहीं है कि इसमें सिद्धांत है वात पित्त कफ है, ऐसा नहीं है। वात पित्त कफ का सिनोनिम तो और दूसरी पैथीज में बहुत है, यूनानी में अलग है, होम्योपैथी में भी है। इसकी वजह से आयुर्वेद शाश्वत नहीं है कि इसकी वात पित्त कफ के सिद्धांत है, नो। आयुर्वेद इसलिए शाश्वत है क्योंकि वो शाश्वत चीज की बात करता है, वो शाश्वत तक लेके जाता है, वो शाश्वत तक को आपको सिर्फ शारीरिक लेवल तक नहीं छोड़ता, आपको मानसिक लेवल तक नहीं छोड़ता, आपको भाव के लेवल तक छोड़ता है। और दूसरा, जैसे जैसे आप भाव के लेवल तक पहुंचते हो, वैसे वैसे शरीर और मन के बीच का जो कनेक्शन है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये हमारे जो अस्थिर भाव ही हैं जो उसकी शरीर को सिग्नल देते हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो अग्रेसिव है, चाहे वो डिप्रेसिव है, वो उसको उलझाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही भाव में आप स्थिर रम जाते हो, आपका जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो बॉडी भी उसके इन सिंक्रोनाइजेशन में चली जाती है, वो अपने आप स्वस्थ को अचीव होना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसका एक लिमिट है। कुछ रोग ऐसे हैं जो कि, जैसे कि जो एज के रिलेटेड रोग हैं वो होने ही है, या कोई ऐसे पूर्व जन्मकृत रोग हैं जो कि जिनका पाक इस जन्म में होता है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि जिनका जो लास्ट टर्मिनल जो पॉइंट है वो नेक्स्ट बर्थ में होता है। अब जितने भी अनलाइटेंड पर्सन हुए वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीमारी से मरे। जैसे कि किसी को कैंसर हुआ, किसी को बड़ी गंभीर, अब जो स्वामी परमहंसानंद थे उनको सीए थ्रॉट था, तो वो लास्ट के समय में पानी भी वो अंदर नहीं ले पाते थे।
अब उसका कारण क्या है कि अब अगर आप उनकी इस जन्म का देखो तो उसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको पता चले कि इन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग की है, कोई रॉन्ग काम की है। लेकिन जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसकी पूरा जो लाइफ का जो उसके पिछले वर्थ का भी जो लेखा जोखा होता है उसको वो क्लियर करके जाता है। आपको देखने में लगता है कि वो वेदना में है, पीड़ा में है, लेकिन असल में जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है वो टूट गया होता है। सो वेदना दूसरे आदमी को लगती है, देखने वाले को, कि इसको वेदना हो रही है, लेकिन उसको कोई वेदना महसूस नहीं होती। तो ये जो कर्मज रोग है, जो पूर्व जन्म कृत कर्मज रोग है, उसकी वजह से जब आपका जो बर्थ है वो आखिरी बर्थ हो, लास्ट बर्थ हो, आप बिल्कुल समाधिस्थ की अवस्था में हो, तो केवल रोग आपको, ऐसे भयंकर रोग आपको देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं होते आपकी इस जन्म की एक्टिविटी को देख के। सो इसीलिए जो सही एनलाइटन आदमी हुए, उन्होंने शरीर की हेल्थ में, अब आपको क्या लगता है कि अगर शरीर की हेल्थ का ही प्रीच करना तो आयुर्वेद में चरक आतरेन है, इतना आत्मिक लेवल पर, इतना भाव के लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बात इसलिए की। अगर आप रसायन चिकित्सा देख लो, अगर आप वाजीकरण चिकित्सा देख लो, तो लास्ट में वो आदमी को भाव की शुद्धि के लिए लेवल पर लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो डिजीज है वो कभी भी फुली रेडिकेट नहीं की जा सकती, और दोष बिल्कुल भी कभी भी सम्य अवस्था में नहीं लाए जा सकते। नियर टू साम्य अवस्था लेके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी साम्य अवस्था में लेके नहीं जा सकते। सो अल्टीमेट जो स्वास्थ्य है, जो कि आयुर्वेद में वर्णित है, और जो कि इसके ऊपर कोई भी स्वास्थ्य नहीं है, वो है भाव के लेवल का, और अपने में स्वयं में स्थित होने का, जिसका कि शरीर से, मन से लिंक है। लेकिन अगर आप कहोगे मैं बिल्कुल पूरे दोष बैलेंस करके स्वास्थ्य को अचीव हो जाऊंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं। इसलिए चिकित्सा के समय भी आपको ऐसे बड़े सारे मौके आएंगे, आपको कुछ केस आपको ऐसे को देखने को मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि यार इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, इसके पीछे कोई भी मेरे निदान कारक बनता नहीं है। लेकिन निदान कारण जरूरी नहीं है कि विजिबल फॉर्म में हो, निदान कारण बड़े हैं। आपके सामने कुछ ऐसे संत आ जाएंगे, जैसे कि अभी एक आप मैंने लोगों ने नाम सुना होगा उनका, जो कि राधे पर शायद के बड़े सारे वीडियोस आते रहते हैं, जिनको किडनी डिजीज है। विराट कोहली भी उनसे मिलने गए थे, जिनको किडनी डिजीज है। सो ऐसे बड़े सारे आपको एनलाइटेड पर्सन मिल जाएंगे। कुछ एनलाइटेड पर्सन सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ को आपको पता नहीं होता। सो प्रैक्टिस में भी आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे देखने को, जिनकी आपको कोई भी मतलब जस्टिफाई नहीं करता, उनकी एक्टिविटी, उनकी डूइंग उस डिजीज के लिए। सो उसमें हमने ये बिल्कुल भी संशय में नहीं आना कि आ, सारे डूज एंड डोंट को हम, अगर हम पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपने पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या सब कुछ फॉलो करते हैं, तो हमें तो स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। शारीरिक लेवल तक का स्वास्थ्य की एक सीमा है, एक लिमिट है। शरीर मात्र एक साधन है, एक माध्यम है, एक पहला पड़ाव पूरा करने का। स्वास्थ्य का एक पहला पड़ाव पूरा करने का शरीर एक माध्यम है। इसी के माध्यम से मन को कंट्रोल करना है, मन के स्वास्थ्य को अटेन करना है। क्योंकि जब तक शरीर में बल नहीं है, आपके शरीर में आपके ताकत नहीं है, शरीर में आपके पौरुष नहीं है, तो विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो पौरुष है, जो जिनमें शुक्र बहुल है, जो बलवान है, वही विचारों को रोक सकते हैं, वही विचारों के लेवल तक का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। नपुंसक व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचारी, या नपुंसक व्यक्ति कभी भी साधना में लीन नहीं हो सकता। नपुंसक व्यक्ति कभी भी तपस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि
मन पर विजय पाने पाने के लिए अत्यंत अत्यंत बल चाहिए। इसलिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो अत्यंत वाजीकारक होते हैं, वो पौरुष होते हैं। उनमें शुक्र की जो बल है वो इतना होता है जितना कि सामान्य व्यक्ति में नहीं होता, क्योंकि वो बल जो है वो उन्होंने अपने मन के स्वास्थ्य को अटेन करने के लिए यूज किया है। फिर वही बल जो है वो आपके भाव के लेवल तक जाता है, भाव के लेवल को बैलेंस करता है। सो ये जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, जो कि 3 फेजेस में आयुर्वेद में डिवाइडेड है। एक तो वो फेज है जो कि विजिबल है, जो कि हर एक वैद्य को पता है, जो कि हर एक चिकित्सक को पता है, जिसके पीछे हम मारामारी कर रहे हैं, जिसके पीछे हम चिकित्सा करते हैं, जिसके पीछे हम औरों की भी चिकित्सा करते हैं, खुद की भी चिकित्सा करते हैं। लेकिन ये एक फेज, ये एक जो पड़ाव है, जो देखने में हमें बहुत बड़ा लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेट है, बॉडी तो बहुत बड़ी है, इतनी व्याधियां हैं, कितने लक्षण हैं, कितने योग हैं, कितने इन्वेस्टिगेशंस है। हम इसको सोच सोच के ऐसे सोचते हैं कि यार समुंदर तो यही है। ये समुंदर नहीं है, तो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम इसी को मान के और सारी जिंदगी इसी में लगा देते हैं कि शायद इसी को बैलेंस करना ही हमारा जो कर्तव्य है। हमें अगर किसी रोगी को हम ठीक करोगे तो हम अगर उसके शरीर को बैलेंस कर देंगे, उसके शरीर को ठीक कर देंगे तो यश मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद अगर मानते हैं कि वैद का जो दायित्व है उसके भाव के लेवल तक रोगी को लेके जाने का, उस लेवल तक अगर आप किसी को लेके जाते हो, या चिकित्सा के दौरान भी अगर आप उसकी एक झलक भी रोगी को दे देते हो, आप थोड़ा सा बीज भी डाल देते हो, जैसे कि अभी मैं आप में डाल रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा बीज भी डाल देते हो उसके उस लेवल के स्वास्थ्य को टेन करने का, जो कि परम स्वास्थ्य है, अगर आप उसका एक थोड़ा सा बीज भी अगर डाल देते हो तो आपको चक्रदत्त बोलते हैं कि आपको कितने जन्मों का पुण्य आपको मिल जाता है, क्योंकि आपने अगर बीज डाल दिया तो आगे वो उसको सोचेगा, उसको टेन करने की कोशिश करेगा। अगर उसको उसमें इंटरेस्ट होगा तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। सो ये मानना कि रोगी का सिर्फ हमें शरीर के लेवल तक उसको बैलेंस करना, उसको स्वास्थ्य देना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत छोटा सा स्तर है। फिर उसके मानसिक लेवल तक जाना, ये एक दूसरा पड़ाव है। वैद्य का कर्म है कि उसको लास्ट तक उसको लेके जाना, वही उसका स्वास्थ्य है। तो 3 परिभाषाएं ये स्वास्थ्य की बताई गई हैं आयुर्वेद में। अगर आप ऐसे ढूंढने में निकलोगे संहिता में तो आपको कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि हर एक सूत्र जो आयुर्वेद में है वो इतने रहस्यों से भरा पड़ा है कि अगर कोई अज्ञानी भी पढ़ेगा तो वो भी उसमें मतलब निकाल लेगा अपना, उसमें कुछ अंश लेके चला जाएगा, अपना यूज कर लेगा, ख्याति प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, धन की प्राप्ति करेगा। अगर उसके ऊपर का लेवल का व्यक्ति आएगा वो भी उसमें कुछ निकाल लेगा। सो जैसे जैसे आपके स्तर बढ़ते जाते हैं आपके सामने सूत्र डिकोड होते जाते हैं। तो इसलिए लाइव गुरु या एक आपको ऐसा मेंटर की जरूरत हमेशा आयुर्वेद में रही है, क्योंकि आयुर्वेद बड़ा है ही है गुरु शिष्य परंपरा से। क्योंकि जो बुक्स हैं, जो सूत्र लिख दिए गए वो दे आर डेड नाउ। वो आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जितना कि एक आपको एक लाइव पर्सन एक्सप्लेन कर पाता है। क्योंकि या तो फिर आप उस स्तर पर आ जाओ कि आप बार बार पढ़ पढ़ के, बार बार चिंतन मनन कर करके आप उनकी डिकोडिंग करो, या फिर ऐसे पर्सन के सत्संग में आओ जो कि इस चीज को डिकोड ऑलरेडी कर चुका है। तो क्या होगा कि आपको एक झलक मिलती जाएगी। इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो समुद्र के समान, जो खत्म नहीं हो रहा, खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप भटकते रहो, अगर आप गोते ही लगाते रहो तो समुद्र तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप दिशा निर्देश, एक दिशा के अकॉर्डिंग चलो और एक चीजों को समझो, तो आयुर्वेद 2-3 सूत्रों में सीमित हो जाता है। जैसे कि अभी एक ग्रुप है काय संप्रदाय, आप में से कुछ लोग वहां पे होंगे,
वहाँ पे डिस्कशंस होती रहती हैं टॉपिक्स की। तो अभी एक डिस्कशन हो रही थी लीन दोष की, कि लीन दोष 2-3 दिन डिस्कशन चली, लेकिन मैंने 2-3 बार इंटरवीन करने की कोशिश की कि लोगों को समझाया जाए कि यार लीन दोष का कंसेप्ट जो है वो एक एक्सटेंशन है किसी एक टॉपिक की एक्सटेंशन है। आचार्य क्या करते थे, आचार्य जब संहिता लिखते थे, संहिता जो हमारी लिखी गई है ना, वो इतनी साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है कि वो मतलब उनका उनका पेशेंट के साथ लेना देना बहुत कम है। वो वैद्य के दिमाग के साथ चलती हैं संहिताएं, और जो वो ऐसे लिखी गई है, एक एक सूत्र ऐसे लिखा गया है कि कैसे वैद्य को उन्नत करना है। आप क्या सोचते हो कि हम क्या सोचते हैं कि शायद पेशेंट को ठीक करने के लिए लिखी गई? नहीं, वो एक मात्र वैद्य को ठीक करने के लिए लिखी गई है, और वो इतने साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है कि अगर आप छोटा सा, मैं आपको एक उसका एक बताता हूँ, एक व्यू देता हूँ, इनसाइट देता हूँ कि हर एक चैप्टर को आचार्य पहले इतना वास्टली एक्सप्लेन करते हैं, कि इतना वास्टली एक्सप्लेन करते हैं कि आप थक जाते हो, आप कंफ्यूज होते हैं, आप पजल हो जाते हो कि यार इतने सिद्धांत। आप एक आवरण का चैप्टर देख लो, अब आवरण के चैप्टर में इतने भेद हैं, इतने सिद्धांत हैं। व्यान वायु प्राण वायु को आवृत कर रही है, प्राण वायु स्मान वायु को आवृत कर रही है, पित्त कफ को आवृत कर रहा है ना, साधक पित्त उसको आवृत कर रहा है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है चिकित्सा करना, ये तो ऐसे कैसे मैं इतने रटूंगा, इतने सिम्टम कैसे याद रखूंगा, एक दोष दूसरे दोष से तरतम, इसके हिसाब से मैं कैसे चिकित्सा करूंगा। लेकिन फिर वो मिड में आके जब चैप्टर क्लोज करने वाले होते हैं, तो वो सूत्र में गिनती स्टार्ट कर देते हैं, निचोड़ निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि वैद्य अब थक गया। अब जो उसका जो जो खुजली थी, इसकी दिमाग की जो बुद्धि की खुजली है कि आयुर्वेद बहुत टफ है, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड उसमें इंटरेस्ट लेता है जो कि डिफिकल्ट टू डू थिंग्स होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स होती है। जो चीज़ सीधी सामने है उसको वो कम इंटरेस्ट लेते हैं। अभी अगर मैं आपको कह दूं कि आयुर्वेद 3 सूत्रों में पूरा सीखा जा सकता है, दोषों को इम्बैलेंस करना, और अग्नि की चिकित्सा करना, और सत्व की चिकित्सा करना। अगर मैं ये कहूँ कि 3 सूत्र में मैं आपको आयुर्वेद पूरा सिखा सकता हूँ और परफेक्ट बना सकता हूँ, इतना परफेक्ट कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आप कहोगे यार क्या डॉक्टर साहब, क्या इतना सिंपल, ऐसा आसान नहीं है, ऐसा आसान नहीं है। हर जगह में हम अग्नि की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, हर जगह में हम दोषों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, हर जगह में सत्व की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? तो बात आपको पचेगी नहीं। हालांकि एंड में पहुंचना यहीं पर है, तो इसलिए इतना विस्तार किया गया, इसलिए हम आमवाद के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हम हर एक डिजीज का अलग अलग से चैप्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द एंड आपको एक अच्छे शिक्षक का या एक अच्छे आपके साथी का यही कर्तव्य है कि आपको मूल स्रोत तक लेके जाए। सो स्वस्थ की परिभाषा जो शारीरिक लेवल तक है, वो एक एक्सटेंशन मात्र है, इस पर ही सीमित नहीं होना है हम वैद्य को। खासकर अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप मुझे समझते हो, तो सिर्फ शारीरिक लेवल तक ही स्वास्थ्य ठीक है, फिर मानसिक लेवल तक भी बढ़ना, और एंड में भाव लेवल तक बढ़ना है। और एक गलती हम करते हैं, हम पहले खुद अपने पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं गुड़ गोबर हो जाता है। वहीं बोलते हैं ना, ढोल अपनी पोल खुद ही खोल गया। हम कहते हैं कि पेशेंट, आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। चाइना में एक वैद्य हुआ, बड़ा मशहूर वैद्य था, वो चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस करता था, और वो मशहूर वैसे जनरल प्रैक्टिशनर था हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक डिजीज पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो एक डिजीज आपको मशहूर कर देती है। हालांकि आप सभी सभी डिजीज को टैकल कर सकते हो, लेकिन एक माउथ ऑफ वर्ड फैल जाता है मार्केट में। जैसे कि मेरा सीए में फैला, कुछ केस शुरू शुरू में ट्रीट किए, अच्छे रिजल्ट आए, फिर वो माउथ ऑफ वर्ड चलता गया, तो वहीं के केस आना स्टार्ट हो गए। फिर क्या होता है कि आपकी
आपके रीजन में, आपके आस पड़ोस में, आपकी लोकेलिटीज में लोग आपको उस डिजीज से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस वैद्य को क्या हुआ कि वो पेडियाट्रिक का स्पेशलिस्ट बन गया। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई उसके पास, तो वो वैद्य बड़ा इंटेलिजेंट वैद्य था वो, कि मतलब बहुत लिमिटेड मेडिसिन, क्योंकि जैसे जैसे आप चिकित्सा में निपुण होते जाते हो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन कम होना स्टार्ट हो जाती। तो वो उसके पास लेके गई, उसने, बच्चा पहले माने ना क्योंकि उसका नाम बड़ा था। तो अब बच्चे को कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन उसको गुड़ खाने की आदत थी, उसको मीठा बड़ा पसंद था, गुड़ खाने की आदत थी। तो बच्चा पहले जाए ना, उसको लगे कि ये तो बड़ा मशहूर वैद्य है और ये आदतों को छुड़ा देता है, ठीक कर देता है, और गुड़ खाने की वजह से उसको कृमि हो जाया करते थे अक्सर। अब माँ जब अपने बच्चे को लेके वैद्य के पास गई तो उसने कहा कि वैद्य जी, ये व्यक्ति जो है, मेरा बच्चा जो है, ये क्या करता है कि गुड़ बहुत खाता है। हमने बड़ी कोशिश कर ली समझाने की, हमने सब कुछ करके देख लिया, डांटा इसको, मारा इसको, बंद करके भी रखा, गुड़ को छुपा के भी रखा, लेकिन इतना जिद्दी है कि बाहर जाके लोगों के घर से आके मांग के खा लेता है और खाना पीना छोड़ देता अगर हम इसे गुड़ ना दें। हम इसकी कृमि की चिकित्सा कराते रहते हैं, लेकिन कृमि दोबारा बन जाते हैं। तो हम तंग आ चुके हैं इससे। आपका नाम बड़ा सुना है, आप सुना है कि आप चीज़ों से छुटकारा दिलवा देते हो, आप लोगों की गलत आदतें, उनकी खान पान की आदतें छुड़वा देते हो, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे वैसे भी किसी की सुनते नहीं है। तो आपका नाम हम सुनकर आपके पास आए, हमारा निवारण करो। माता बड़ी दुखी थी। वैद्य ने देखा उसको और उसने कहा कि आप ऐसा करो, आप इसको 15 दिन के बाद लाना मेरे पास। कोई मेडिसिन नहीं दी उसने, कुछ कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी, उसने कहा कि आप 15 दिन के बाद लाना। अब अगर ऐसे में कोई साधारण वैद्य बोल दे 15 दिन के बाद लाना, तो नॉर्मली पेशेंट दूसरी बार आएगा नहीं। लेकिन उस समय क्या था, लोगों का ट्रस्ट था लोगों का, वैद्य कम हुआ करते थे, और ये वैद्य तो वैसे भी बहुत ख्याति प्राप्त थे। तो माता ने 15 दिन वेट किया, वो 15 दिन के बाद दोबारा चली गई वैद्य के पास। तो उसने कहा कि वैद्य जी, मैं आ गई आपके साथ, रश बहुत था वैद्य के पास, लेकिन फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब बैठो। बैठी रही, वेट करती रही। लास्ट में जाके वैद्य ने उसको देखा, जब सारे पेशेंट देख लिए उसने लास्ट में उसको देखा और उसने कहा कि वैद्य जी, मैं आपके पास 15 दिन पहले आई थी, तो अभी आप बताएं इसका। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप इसको हफ्ते के बाद लो। उसको थोड़ा अजीब लगा माता को, लेकिन वैद्य जैसा था, बहुत पुराना वैद्य था और उसका काफी नाम था, उसने कुछ बोला नहीं उधर। चलो, वो निराश होके लौट आई। लेकिन एक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बन गई, उसके अंदर एक जिज्ञासा बन गई कि कैसी क्या चीज़ है जो कि मुझे रोक रहा है। चाहे मुझे लगता है मेरी बच्चे की बीमारी शायद बढ़ गई है, चाहे इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने 7 दिन बड़े औखे सौखे निकाले, उसने बड़ी मुश्किल से। उसको लोगों ने कहा कि आप चेंज कर लो, शायद उसकी बस की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी का सच में अच्छा करना चाहते हो, तो इवन आपके जो बोल हैं, आपके जो वचन हैं, वो शायद उसके उल्ट हों, लेकिन अगर आपके भाव उसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो बात पकड़ लेता है, क्योंकि आप हमारे सभी के अंदर है तो वही विद्यमान, तो बात पकड़ी जाती है। तो माता वो उस बात को कैच कर चुकी थी। एनी हो, उस 7 दिन के बाद दोबारा गई। उसने, वैद्य ने कुछ नहीं बोला, उसने बोला बच्चे को कि बच्चे, तू गुड़ मत खाया कर, गुड़ सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इतनी सी लाइन जब उसने बोली और बात वो रम गई उसको, लेकिन रमने के बाद भी उसने जिज्ञासापूर्ण उसने वैद्य से पूछ लिया कि वैद्य जी, इतनी सी लाइन बोलने के लिए आपने मुझे महीना वेट करवा दिया। तो वैद्य ने बोला कि
बहन मैं खुद पहले गुड़ खाता था, मुझे खुद इतना टाइम लग गया इसको छोड़ने में, और जब तक मैंने नहीं छोड़ा मैं इसको कैसे बोल पाता। और अगर मैं बोलता तो ये फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर खुद चोर बैठा हुआ था, मैं तो खुद वो फॉलो नहीं कर रहा। सो इसलिए हम प्रीच करने से पहले प्रैक्टिस करें। हम स्वास्थ्य के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठते हम, और हमें लगता है कि यार हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में कोई जान नहीं सकता, लेकिन खुद हम वो चीज़ को फॉलो नहीं करते। खुद हमारे मन में चंचलता है, खुद हमारे मन में अस्वस्थता है, खुद हमारे भाव स्थिर हैं, 1 मिनट में इधर उधर हो जाते हैं, और हम चिकित्सा करने लग पड़ते हैं रोगी की। देखिए, अगर आप एलोपैथी में हो तो आपको, मैं नहीं कहता कि इतने मैटर करता है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन हो तो आपको जिस लेवल की बात चरक करते हैं, इस लेवल की बात तक पहुंचना है। तो स्वास्थ्य की 3 स्टेप्स में आपने परख करनी है, और शरीर से लेके मन तक, मन से लेके भाव तक उस यात्रा को पूरा करना है, और एक कोशिश करनी है, एक तप है, एक दिन में चीज सधने वाली नहीं है। इसीलिए जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि हेल्थ के इन्फ्लुएंसर हैं, उनको खुद पता नहीं है कि जो चीज़ नाशवान है, जो चीज़ डिस्ट्रॉयबल है, उसको हम सस्टेन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, वो स्वास्थ्य नहीं है। सो ये हमारे आज का जो एक हमने एक इंस्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया था, ताकि एक बर्निंग टॉपिक बन रहा था सोशल मीडिया पे कि कैसे, और बड़ा सारा मजाक उड़ाया जा रहा है इन लोगों का, खासकर सदगुरु का और जो निखिल कामत थे, कि यार ये, और वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि हम ऐसे हो गया। हालांकि मुझे लगता नहीं उसको जस्टिफाई करना है, ये डिफेंड करना चाहिए कि अब वो कह रहे हैं कि मेरे माइंड में कुछ नहीं था, वो मैं ऐसे, वो चीज़ें सारी एक कवरेज है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य शारीरिक लेवल तक, लिमिट तक अटेन किया जा सकता है, उसके ऊपर मानसिक है, उसके ऊपर भाविक है। तो अभी कोई आपके यहाँ कोई प्रश्न है तो आप रेस हैंड, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपकी डैशबोर्ड में, वो आप कर सकते हैं, फिर मैं आपको आपका क्वेश्चन सुन सकता हूँ, या आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आप चैट के थ्रू करना चाहते हैं तो लिख के कर सकते हैं, अगर आप ऑडियो के थ्रू बोलना चाहते हैं तो रेस हैंड पे आएंगे, फिर आपकी एक रिक्वेस्ट आएगी, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, फिर आप बोल सकते हैं। बाकी हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे को, हम आम बात में, और आम बात का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कोई भी चीज़ हमें अछूता नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पैथोफिजियोलॉजी की बात हो, कैसे एक आम जो आम बात बनता है, और एक बहुत बर्निंग टॉपिक है जी आयुर्वेद में ना, और ये आयुर्वेद की मेजर जो आईपीडी है उसका कारण है। मगर अगर आप देखो तो मेजर जो आईपीडी का रश है, जो थेरेपीज का रश है, वो आम बात की वजह से। सो आम बात को हम देखेंगे कि कैसे एक डिजीज ये प्रोपोगेट होती है, ये बनती है, और उसके बाद वेरियस ड्रग्स है, इसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, इसमें साउथ इंडियन प्रेपरेशन है, इसमें नॉर्थ इंडियन प्रेपरेशन है। हम एक एक ड्रग हम डिटेल में देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, कौन सी कंपनी की अच्छी है वो देखेंगे, प्लस इसमें थेरेपीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और थेरेपीज, क्योंकि इसमें शोधन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लोकल थेरेपीज जो कि केरलीय पंचकर्म थेरेपीज हैं, जो कि हाईली इफेक्टिव है, और लोकल लेवल पे, वो हम देखेंगे। प्लस डाइट्स, कुछ जो हमारी डाइट्स हैं, जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने बनाई है, मेरे गुरुज के एक्सपीरियंस से, जो कि डाइट के साथ आम, तुरंत आम को कम कर सकते हैं, वो देखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आम बात, हालांकि 80% केसेस में आप बिल्कुल आयुर्वेद की
ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन कुछ 20% ऐसे केसेस होते हैं, उनमें से भी 10% ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती। तो ऐसे केसेस का भी एक्सपोजर हमें हुआ है, बहुत हार्ड टू ट्रीट, बहुत टफ केस जो कि कुछ भी कर लो नहीं ट्रीट हो रहे हैं। तो उनके बारे में सारे अपने एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे। इन कंक्लूजन में बहुत अच्छा एक सीरीज होने वाली है, जो कि हमारी पहली जो सीरीज है, जो कि डिजीज्ड, जो कि विजिबल डिजीज फोकस्ड रहेगी। और होपफुली मैं आप सभी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा, अवसाद में फंसे हुए पेशेंट को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अवसाद मीन्स डिप्रेसिव थॉट्स। डिप्रेसिव थॉट्स मीन्स थॉट्स जो आपको रिस्ट्रिक्ट करें। देखिए, दो प्रकार के थॉट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थॉट्स जो कि डिजीज को इनिशिएट करते हैं, जो कि रिपल फॉर्म करते हैं हमारे माइंड पे। एक होते हैं राजसिक और एक होते हैं तामसिक। जो राजसिक थॉट्स हैं वो थोड़े से चल के बिहेवियर के होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर होते हैं। जो तामसिक, जो कि तमस वाले होते हैं, हालांकि तामसिक का मीनिंग कुछ लोग अलग तरीके से, आप वो मत लेना, लेकिन तमस वाले जो थॉट्स हैं वो थोड़े से स्थिर, आपको रिस्ट्रिक्ट करने वाले होते हैं, आपको संकुचित करने वाले होते हैं, आपको डाउन करने वाले होते हैं। सो ऐसे थॉट्स को देखिए, पेशेंट को कैसे, इनका प्रश्न है कि पेशेंट्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात है, पेशेंट को, मानसिक पेशेंट, जब पेशेंट दोष उसके डिस्टर्ब हो तो उसको चेतना का जागृत करना पड़ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, मैं आपको इसमें व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, जब क्या होता है, बड़ा एक सीक्वेंस बनता है इसमें। इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि फिजिकल फॉर्म में क्या सिम्टम्स होंगे और हमको हमने स्टार्ट कैसे करना है। हमने फिजिकल फॉर्म में स्टार्ट करना है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आएगा मानसिक साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको फिजिकल कोई डिजीज होगी तभी वो हमारे पास आएगा, है ना। तो अगर फिजिकल फॉर्म में, शारीरिक लेवल तक, अगर बॉडी फॉर्म में उसका, बॉडी फॉर्म में क्या सिम्टम होगा उसका, उसका सिम्टम मोस्टली किसके रिलेटेड होगा, कफा के रिलेटेड होगा, कफ रिलेटेड होगा। अब कफ का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट वो उसको कफ वाले डिजीज होंगे, लेकिन थोड़ा सा विकृत कफ का, मतलब स्थैर्यत्व का, रुका हुआ, तमस वाला। तो आपको क्या करना है, पहले तो इग्नाइट करना है उसको, आपको उसको तीक्ष्ण, थोड़ी सी तीक्ष्ण चिकित्सा देनी। ये शारीरिक लेवल तक है, तीक्ष्ण चिकित्सा देनी है, ये शारीरिक लेवल तक है। अब इसमें बड़ी सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स है जो कि हमने आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स पार्ट 2 में डिस्कस की है। बड़े सारे ड्रग्स हैं, चाहे वो आप सिंपल रसद चित्रकादि वटी ले लो, या आप सबसे बेस्ट इसमें जो चिकित्सा ड्रग है वो है हरित की। सबसे बेस्ट, डॉक्टर रवि प्रजापति, मैं आपका आंसर क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, सबसे बेस्ट जो है वो है हरित की। हरित की क्या करती है, हरित की का अगर मैंने आपको आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स पार्ट 2 में एक केस स्टडी करके भी बताया था कि हमने एक पेशेंट देखा था जो कि मानसिक अवसाद से ग्रसित था। हरित की क्या करती है कि मल का शोधन करते हुए चेतना को जागृत करती है। ये क्या करती है, कफ का आवरण तोड़ती है। कफ का आवरण शारीरिक लेवल पर जब टूटता है
तो वो तमसिक मानसिक लेवल पर वही रास्ता बनता है, वो रास्ता खुलता है। सो हृतिकी बेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग बनती है अगर कोई अवसाद का पेशेंट हो। मोस्ट ऑफ टाइम इसको हम भूल जाते हैं। हम अवसाद वाले पेशेंट को क्या करते हैं, संतावना वाली मेडिसिन देते हैं। हम अवसाद वाले पेशेंट को क्या करते हैं कि यार शांत वाली मेडिसिन दो, उसको ठंडा करो, इसको, वही हम गलती कर देते हैं। अवसाद वाले पेशेंट को, जो डिप्रेसिव पेशेंट है, उसको हमेशा उष्ण तीक्ष्ण मेडिसिन देनी है, मल अनुलोमन वाली, वो वायु अनुलोमन वाली उसको मेडिसिन देनी है, जो कि बाहर निकले, उसके मन दोष बाहर निकले। बेसिकली इन शॉर्ट मैं अगर आपको हूं तो यहाँ पे तीक्ष्ण चिकित्सा देनी है। दीपनीय चिकित्सा से क्या होगा, चेतना की जागृति होगी। अग्नि, अग्नि क्या करती है, हम पढ़ते हैं ना अग्नि, अगर हमने, आपने मेरा एक लेक्चर देखा होगा, अगर अग्नि इज द क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, हमारा एक लेक्चर है, हमारे इसमें पढ़ा होगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जो अग्नि सीरीज का हमारा लेक्चर था, अग्नि क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। अग्नि क्रिएट भी करती है, और अगर कोई चीज माल फंक्शन है, कोई तमस दोष वहां पे पड़ा हुआ है, कोई कफ दोष पड़ा हुआ, कोई क्योस बॉडी के पड़े हुए हैं, तो क्या करती है अग्नि, उसको डिस्ट्रॉय भी करती है। तो दीपनीय चिकित्सा क्या करेगी, जो कफ वहां पे विजिबल फॉर्म है, जो तमस वहां पे विजिबल फॉर्म में है, उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो जब ये चीज पूरा सीक्वेंस जब आप कर लोगे, अटेन कर लोगे, तो क्या होगा, जब आप ये पूरा एक साइकिल तोड़ दोगे, तो क्या होगा, आप पहली परत जो शारीरिक लेवल पर है उसको आप तोड़ देते हो, उसको आप उसको चीर के बाहर निकल जाते हो। सो कफ जो कि तमस का, जो कि अवसाद का एक बाई प्रोडक्ट था, उसको आपने तोड़ दिया, उसको काट छाट दिया। अब आप सही जगह पे पहुंच के, जो कि अवसाद है, अवसाद वाले पेशेंट का चाहे वो मानसिक लेवल पे चाहे वो शारीरिक लेवल पे एक ही काम करना है, उसकी अग्नि को जागृत करना है, उसकी चेतना को जागृत करना है। क्योंकि अवसाद वाला पेशेंट हमेशा रियलिटी से दूर हो गया होता है, वो रियलिटी से दूर हो गया था, उसको थ्रू मेडिसिन आपने स्टार्ट करना है, अग्नि को बढ़ाना है। जब अग्नि बढ़ेगी, उसका जो इंटरनल क्योस है, उसके ताने बाने हैं, जो सुस्तता है उसके अंदर, जो स्थिरता है, जो कठोरता है, ठहराव है, वो टूटेगा। अग्नि जब प्रज्वलित होगी, सारी चीजें, गलत चीजें बर्नआउट हो जाएंगी, आम बर्नआउट हो जाएगा, तो चेतना की एक झलक मिलेगी। फिर उसके बाद आपने उसकी काउंसलिंग करनी है और उसको रियलाइज करवाना है कि अवसाद की क्या क्या दुष्परिणाम तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तुम्हारी बॉडी क्या भुगत रही है, और तुम एज ए इंडिविजुअल कहाँ जा रहे हो। सो एक एक ही तरीका है शरीर से होके मन तक जाने का, और मन पे जाके उसके उन पिन पॉइंट को टारगेट करने का, ताकि उसको रियलाइज होए कि व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट ही इज मिसिंग इन द लाइफ, व्हाट शी इज मिसिंग इन द लाइफ। क्योंकि जब तक चेतना की जागृति, धीरे धीरे स्मृति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती, प्रज्ञा का ज्ञान नहीं होता। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रज्ञा। जब तक प्रज्ञा, जो कि प्रज्ञा का अपराध हो चुका है, जो कि नष्ट हो चुकी है, जब तक वो रिस्टोर नहीं होती दोबारा प्रज्ञा, तब तक मानसिक रोगों को कोई भी जीत नहीं सकता। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार, अगर सेटिस्फाइड हैं तो यस बोलें, ठीक है। डॉक्टर रवि प्रजापति, क्या अति चंचल मन को स्थिर करने के लिए वृक्ष द्रव्य का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र धातु इनमें दुर्बल होती है। देखिए, अति चंचल मन को अगर आप शुक्र वाजीकरण रस देते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ी सी चंचलता बढ़ जाती है। लेकिन अति चंचल मन से शुक्र का नाश भी होता है, शुक्र का नाश होता है। लेकिन अगर अति चंचल मन में अगर आप और बल उसको दे दें, विदाउट रेक्टिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट, विदाउट अलाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ हिज थॉट्स, अगर आप उसको एनर्जी दे दें,
अब ऐसी एक एग्जांपल से समझ लो कि कोई व्यक्ति बहुत क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडसेट से है, लेकिन जो कि रोज मर्डर कर रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि वो इतने, जो पहले 10 मर्डर करता था, अभी वो 5 कर पा रहा है, क्योंकि वो थक जाता है, थकावट उसको महसूस होती है, वीक हो गया है। तो अगर आप उसको वाजीकरण दे दो, शुक्र बहुल रास्ते दो, तो वो 10 दोबारा करने लग पड़ेगा। 10 की बजाय वो 12 भी कर सकता है। सो सबसे पहले उसको अलाइन करें, उसके माइंडसेट को अलाइन करें, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी थॉट को, उसको अलाइन करें। उसके बाद बलपूर्वक बल वाली औषधि। सो सो अगर अति चंचल मन में आपको अलाइनमेंट पहले करनी आ गई, उसके बाद आप अग्नि की चिकित्सा करें, या चाहे आप बल, क्योंकि बल उसका नाश इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका मन अति चंचल, उसका जो मन है वो सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैंने आपको आयुर्वेदा फाउंडेशन कोर्स पार्ट 2 में बताया था कि कैसे थॉट्स हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में नहीं है। आप थॉट अगर कोई ले रहे हो तो आप उसका प्राइस पे कर रहे हो, आप एनर्जी पे कर रहे हो। फ्री में यहाँ पे कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज़ नहीं बनती। और एक थॉट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी कि आधे घंटे के थॉट्स उतनी एनर्जी वेस्ट कर जाते हैं जितने की आपको 1 डेढ़ घंटा अगर आप खेत में जाके कुल्हाड़ी मार के आओ ना, उतनी एनर्जी वेस्ट कर जाते हैं। और कुल्हाड़ी मारने से तो आपको मसल स्ट्रांग होंगे, आपकी वेल बींग अच्छी होगी। थॉट्स के द्वारा जो एनर्जी वेस्ट की गई है वो आपको और डाउन करती। सो थॉट्स के द्वारा जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसी की वजह से शुक्र धातु खत्म हो रही है, क्योंकि शुक्र धातु चिंतन की वजह से क्षय होती है। सो उसमें देने को आप दे दो, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, सही चिकित्सा में नहीं जाएगी। आई होप आप जस्टिफाई हो उस आंसर से। अगर नहीं है तो मुझे बताएं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन कोई हो? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इसको क्लोज करते हैं, आज के लेक्चर को। अगर कोई है तो मुझे बताएं, रेज हैंड करेंगे टाइप करके। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आप आए आज के बड़े शॉर्ट पीरियड में, और आई होप नेक्स्ट भी ऐसे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और आयुर्वेद को ऐसे ही, आयुर्वेद का ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहेंगे। आयुर्वेद का ना कहूँ, स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और जो एक सही आयुर्वेद है, जो कि आयुर्वेद एज इट इज़ है, उसको आपके द्वार पर लेके आएंगे, आपके माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद बड़े सेंचुरीज से ये पीछे रहा है हमारे, चाहे वो हमारे प्राध्यापक हो, हमारे टीचर्स हो, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन सभी ने आयुर्वेद को पीछे किया है। सही आयुर्वेद अभी तक अछूता रहा है हमसे। क्वालिटी टीचिंग हमेशा आयुर्वेद में एक प्रॉब्लम रही है, और मैं आप सभी के सहयोग से इसको एक सही करना चाहता हूँ, ताकि सही आयुर्वेद सब तक पहुँचे, हर एक आदमी तक पहुँचे। हमारे पास क्या है कि जो लोग आयुर्वेद को जान जाते हैं वो फिर आयुर्वेद को प्रसार नहीं कर पाते, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, कंजूसी कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो अब तक मैंने समझा है, जाना है, परखा है, वो अब तक आपके साथ, आपके समक्ष रखने का मैं प्रतिबद्ध हूँ, और आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।